नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा है 2025 की, वह 27 नवंबर से 16 जनवरी के बीच संपन्न होने वाली है और इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है और चीज़ों को रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीके जीएस की चीज़ों को छोड़ देते हैं कि यहाँ पर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 20 सवाल फिर भी यहाँ से पूछे जाते हैं और यहाँ के मैक्सिमम सवाल रिपीट वाले होते हैं। साइंस के भी बाकी सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं, लेकिन जीके जीएस में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्योंकि 1 महीने तक पेपर चलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इतिहास और जो है भूगोल से सवाल रिपीट होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके पीवाईक्यूज़ और एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपसे डिस्कस कर लिया जाए, जिससे कि आपसे जो भी सवाल पूछे जाएँ फिर आप जो है उनसे वंचित ना रहें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप कोई भी चीज़ जो है छोड़ नहीं सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस करेंगे और यह यूथ पब्लिकेशन का है। ठीक है, अभी समय बहुत कम है तो सारी चीज़ों को थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें अभी रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करनी है। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है, तो फिर हम क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। और ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा दोस्तों, 40-45 मिनट में चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इतने जल्दी से अगर 2-3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सही कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जो है ये लाभकारी ही होगा, है ना। चलिए अपने पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कहाँ की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, किस जगह की वो दूसरी लड़ाई थी जहाँ पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया, बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, आपसे सवाल पूछा जा सकता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें गोरी पराजित हुआ था। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुए थे, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ, अगले साल ही गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली और अजमेर पर जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल दिल्ली सल्तनत से है। रजिया सुल्तान बताइए किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा या कोट और कुलाह जो होते हैं टोपी पहनकर राज दरबार में आने लगी। शासिका बनने पर उसने जो है उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उम्दत उल निस्वा की उपाधि किसकी है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश की ये बेटी थी और इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। चलिए, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था, बताइए कौन सा वंश था मुस्लिम वंश शासक जो 84 वर्ष तक उसने जो है उपमहाद्वीप में पूरा शासन किया था। तो किसने किया था, गुलाम वंश ने। डी ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा। देखिए एक ही सवाल कितनी बार रिपीट हो रहा है एक ही जो है सेशन में, तो आपको कहीं ना कहीं से सवाल रिपीट जरूर होते नजर आएंगे, तो इसलिए आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से ज़रूर याद कर लेना चाहिए। गुलाम वंश या ममलूक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था और इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे गुलाम वंश पूछ लिया जाए या मामलूक वंश पूछ लिया जाए, इसका प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है शासन किया था और जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो आपने पहले अभी पीछे देखा है, भी मामलुक या गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर के 1290 लगभग 84 वर्ष तक जो है शासन किया था। भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो 84 वर्ष तक शासन किया है। तो और मामलुक वंश गुलाम वंश दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, बताइए खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था खिलजी वंश का प्रथम शासक था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की जो है स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी है। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलो खरी महल में किया है। कहाँ पर किया है, तो किलो खरी महल में करवाया है
अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम शासक मान देंगे यहाँ पर गुलाम वंश का। वो गुलाम वंश को ख़त्म करने के बाद खिलजी वंश का जो प्रथम शासक किसको मान लेंगे, तो वो मान लेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था, दूसरे नंबर का शासक था। इसने अपना शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से जो है लागू किया था और दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? बताइए, एक प्रसिद्ध यात्री जो इब्न बतूता था वो कहाँ का मूल निवासी था? तो ध्यान रखिएगा वह मोरक्को का मूल निवासी था। इब्न बतूता के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान और लेखक था। उत्तरी अफ्रीका का जो मोरक्को प्रदेश है उसके प्रसिद्ध नगर तांजियार में 24 फरवरी 1304 को इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम जो था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। बहुत बार पूछा जाता है ऐसा कि जो है फुल नाम पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। ठीक है, इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय करी थी और अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया था तथा दिल्ली का जो है उसे काजी नियुक्त किया गया था। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? रेहला। ठीक है, रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का जो है वर्णन किया गया है। वर्ष 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया था। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, रेहला पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? वह है इब्न बतूता की। ठीक है, चलिए। अच्छा, वो भारत कब आया था ये भी ध्यान रखिएगा। वह भारत 1333 ईस्वी में आया था और उस समय शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उस समय किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। चलिए देखिए, एक ही सवाल कितनी बार रिपीट हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सवाल कितना ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी? किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए जिनमें दो आब में जो है कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद किया जाना। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। दरअसल ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, किसकी मृत्यु पर लिखा गया है? तो यह लिखा गया है मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा है? तो बदायूनी ने ऐसा लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई है। सिंपल सा स्टेटमेंट बन सकता है ये किसके द्वारा लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, फुतुहात ए फिरोज शाही में किसकी जो है प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया है? बताइए, फुतुहात ए फिरोज शाही जो है उसमें किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का जो है रिकॉर्ड रखा गया है? बताइए, किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखा गया है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यहाँ से आप समझ सकते हैं इसकी जो है प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है और इसका जो शासनकाल था 1351 से 1388 तक था। ठीक है, इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से सवाल बन सकता है, फिरोज शाही का जो है फुतुहात ए फिरोज शाही में जो है फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण है, लेकिन इसे लिखा किसने है? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखा है इसे। ठीक है, उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रित से निर्मित जो है सिक्के थे उनको भी चलाया है, जिन्हें अद्धा या बिख कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अद्धा या बिख क्या है, तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक के समय के चांदी और तांबे के जो है मिश्रित सिक्के थे। ठीक है, फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को जो है समाप्त कर दिया था और इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 प्रकार के जो है कर को जो है लागू किया था, जिनमें से एक था खराज जिसे लगान कहा जाता है, जिसे एक था खुम्स जिसे युद्ध में लूट का माल कहा जाता है, एक था जजिया और जकात को वसूलने का आदेश जो है इन्होंने दिया था। ये 4 प्रकार के प्रमुख कर जो है इनके समय पे लगाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने नगर और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत 300 नए नगरों की स्थापना करी थी। इसमें से हिसार जो कि हरियाणा में है, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद हरियाणा, जौनपुर उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख थे। इनकी मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में हो गई थी।
और हौज खास परिसर आपने दिल्ली में देखा होगा कि हौज खास परिसर जो है यहाँ पर दिल्ली में इसे जो है दफनाया गया है। ठीक है, चलिए आगरा शहर को किसने बनाया था, आगरा शहर को किसने बसाया था, माफ़ कीजिएगा, आगरा शहर को किसने बसाया था, तो ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, आगरा शहर को किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। और लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी, तो बहलोल लोदी ने करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी, तो बहलोल लोदी ने किया था। उसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रामाणिक पैमाना को जो है सिकंदर लोदी ने प्रचलित करवाया। आपसे सवाल पूछा जाएगा सिंपल सा, भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक पैमाना किसके द्वारा लागू करवाया गया है, तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसको जो है लागू करवाया गया है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, जैसे आगरा शहर को किसने बसाया था, तो आगरा शहर को कई बार बच्चे मार देंगे कि उसको शाहजहाँ ने बसाया था, क्योंकि वहाँ पर आगरा का ताजमहल है और उसके आधार पर वो सोचेंगे उन्हीं ने बसाया है, इसकी वजह से वहाँ पर जो है उसको निर्माण करवाया गया है। ध्यान रखिएगा बहलोल लोदी ने उसे बनवाया था, अपने मन में जो है कोई भी गलतफहमी ना पालिएगा। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर को बसाया था। कब बसाया था ये भी ध्यान रखिएगा, 1504 में। और 1506 ईस्वी में जो है राजधानी दिल्ली से आगरा लेके गया था। ठीक है, दिल्ली से आगरा जो है राजधानी कौन लेके गया था, तो बहलोल लोदी। चलिए हमारा अगला सवाल, किस लोदी वंश का संस्थापक था, लोदी वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, अभी हमने आपको पीछे डिस्कस किया था, कौन था, तो बहलोल लोदी था। देखिए कैसे सवाल बन रहे हैं एक्सप्लेनेशन से। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था, तो लोदी वंश था। जहां मैं आपको अलग अलग तरीके से पढ़ पढ़ के बताऊं, क्वेश्चन मार्क लगा लगा के बताऊं, तो आप समझ जाइएगा कि वहां से सवाल बन सकता है, वो अपने आप में एक सवाल हो सकता है। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने करी थी, बहलोल लोदी ने करी थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, पहले तो यही ध्यान रखना है। और दूसरे बात किनके बीच हुआ था, तो बाबर के हाथों लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की जो है हार हो गई थी। बाबर के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का जो है पतन हो गया। चलिए हमारा अगला सवाल, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया। देखिए अभी जस्ट ऊपर सवाल था किसके द्वारा मारा गया, तो बाबर के द्वारा मारा गया, आपने अभी देखा है जस्ट। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक ही चीज़ देखिए, कई बार रिपीट हो रही है, कई बार आप अगर एक से दो बार आपने वीडियो देख लिया तो निश्चित तौर पर आप इसे जो है समय रहते बहुत जल्दी सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे और अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। हमने ये चीज़ें कर लिया है, तो अब यहाँ से सवाल आएगा तो लगभग हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस, जैसे ही आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो एग्जाम में निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करेंगे आप। चलिए इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था और मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को जो है पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत यहीं से हो गया है। मुगल शासन की यहीं से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, बाबर एक जो था मुगल शासक माना जाता था, जिसका मूल स्थान बाबर कहाँ का था, तो मूल रूप से मध्य एशिया का था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मुगल वंश का संस्थापक भारत में किसे माना जाता है, तो आप किसे बताएंगे, तो वह बाबर था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ को जो है संकलित किया है, बताइए। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ को जो है संकलित किया है, तो किसने किया है, कृष्णदेव राय ने किया है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित है, कृष्णदेव राय के द्वारा। और इस काव्य का मूल सार भक्ति और प्रेम के चित्रण को निहित करना है। ठीक है, निरूपित करना है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जो है जाना जाता था। स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आंध्र भोज जो है किस शासक की उपाधि है, किस शासक का दूसरा नाम है, तो आप किसको बताएंगे, कृष्णदेव राय की। ठीक है, चलिए अन्नमैया मध्य युगीन काल के एक कवि या गायक थे।
वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? बताइए। अन्नमैया के बारे में पूछा गया है कि वह मध्ययुगीन काल के जो है एक कवि और गायक थे, वह वर्तमान में किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अन्नमैया या अन्नमाचार्य जो थे एक तेलुगु संत थे, कवि और कर्नाटक संगीत के रचयिता भी थे। इनका जन्म बैसाख बुद्ध पूर्णिमा यानी कि 22 मई 1408 को जो है भारत के आंध्र प्रदेश के कणप्पा जिले में एक गांव में हुआ था और इन्हें भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक जो है भजनों की रचना करी थी। इन्होंने जो है भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति की अनेक भजनों की जो है रचना करी थी। नाम क्या है इनका? अन्नमैया या अन्नमाचार्य। कृष्णदेव राय जो थे प्रथम शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने जो है किस समय पर जो है विजयनगर साम्राज्य का जो दौरा किया है? बताइए। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने कब जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? तो निकोलो कॉन्टी जो है कब आया था? तो वो आया था 1420 ईस्वी में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। देवराय के प्रथम शासनकाल के दौरान निकोलो डी कॉन्टी जो है ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी और भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कॉन्टी ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी नामक पुस्तक लिखी। आपसे सवाल पूछ लिया जाए ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी जो है किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? तो वो है निकोलो कॉन्टी की। ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी की। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने करी थी? बताइए। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने करी थी? किसकी करी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हरिहर और बुक्का ने करी थी। तो विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीत का शहर कहा जाता है। विजयनगर यानी कि जीत का शहर। ठीक है, विजयनगर को मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे सुने थे। यानी कि उस समय अब्दुल रज्जाक जो था उसने विजयनगर के बारे में लिखा कि दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक था विजयनगर। अब तक उसने जितने भी देखे और सुने थे उनमें सबसे जो है भव्य कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर था। चलिए, मुगल काल से संबंधित सवाल। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट यानी कि किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा? बताइए। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट यानी किस सम्राट के विरुद्ध जो है सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा? तो किसके लिए था? इब्राहिम लोदी के लिए। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए जो है संदेशवाहक भेजा था। नवंबर 1925 में स्थापित होने वाले नवंबर 1925 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर जो है उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल और किस तिथि को जो है इब्राहिम लोदी से मिला? बताइए। तो किस तिथि को मिला? 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें। ठीक है, चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है परास्त किया और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलकनामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का जो है उपयोग किया गया था। आपसे सवाल पूछा जाए कि किस युद्ध में जो है तुगलकनामा की नीति और तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में। अभी आपने देखा, देखिए सवाल कैसे रिपीट हो रहे हैं। खानवा का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? खानवा का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1527 ईस्वी में। 27 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था खानवा में। ठीक है, इस युद्ध में
साथ जो है हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी एवं मेदिनी राय ने दिया था। अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कहाँ के युद्ध को जीतने के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी है? तो खानवा के युद्ध को, ठीक है, जो कि कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। हमारा अगला सवाल, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 ईस्वी में किया था, ठीक है। और किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाई जात के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 से 26 सितंबर 1530 ईस्वी तक, जो कि बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एक मुग़ल शासक था। यानी कि इसका जो है जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को और 26 सितंबर 1530 को जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ये एक मुग़ल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया था। सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाएगा, बाबर का निवास स्थान कहाँ पर था? तो आपको क्या टिक करना है? तो मध्य एशिया। चलिए हमारा अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? अभी आपने जस्ट पढ़ा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बाबर के द्वारा की गई थी। और किसको हराकर किया गया था? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बताइए किसको हरा करके किया गया था? अभी आपको बताना है। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा कर किया था। पता चल गया आपको, ठीक है। बाबर ने अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। यानी कि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, ये पूछा जा सकता है। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? ये भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुज़ुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि तुज़ुक-ए-बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो किसकी है? तो बाबर की है, ठीक है। चलिए, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइए, घाघरा का युद्ध हुआ किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1529 ईस्वी में हुआ था। 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य हुआ था? मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य यह लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। चलिए, किस शासक ने जो है किसके समय में ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया गया था? बताइए, किसके समय में ग्रांड ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण करवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ग्रांड ट्रंक रोड का जो है पुनर्निर्माण करवाया गया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने कब से कब तक जो है शासन किया था? बताइए, कब से कब तक शासन किया था? सूर्य राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, शेर शाह ने करी थी, शेर शाह सूरी ने करी थी। और उसने कब से कब तक शासन किया? तो ये 1540 से 1545 तक इसने शासन किया है, 5 साल, ठीक है। शेर शाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में जो है 1540 ईस्वी में पराजित कर सूर्यवंश की जो है स्थापना करी थी। और शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 तक जो है शासन किया था। अच्छा, ये जो है कन्नौज का युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था और 1540 में लड़ा गया था, ठीक है। और 1540 से 45 तक इसने शासन किया था। किस तिथि में जो है शेर खान यानी कि शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को जो है हराया था? बताइए, शेर खान ने कब बंगाल पर आक्रमण करके घियासुद्दीन को जो है शाह को हराया था? तो कब हराया था? तो 1538 ईस्वी में। 1538 में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन महमूद शाह को जो है हराया था। और घियासुद्दीन जो है बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था, ठीक है, सॉरी। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? बताइए, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो वो था फरीद, ठीक है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फरीद नाम था उसका। शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1545 तक जो है इसने शासन किया था। सूर्यवंश की इसने स्थापना करी थी। आपको ध्यान रखना है, सूर्यवंश की स्थापना किसने करी थी? तो शेर शाह सूरी ने करी थी 1540 ईस्वी में। और शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, उसके पिता का नाम हसन खां
था, जो कि जौनपुर में एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता की जागीर संभालते हुए काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर को मारने के उपरांत प्रदान किया था। शेर खान की उपाधि जो है शेर शाह सूरी को किसने दिया था? तो ये बिहार के एक सूबेदार थे लोहानी, ठीक है, बहार खां लोहानी ने जो इसे शेर खां की उपाधि दिया था, क्योंकि उसने एक शेर को मारा था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, किस शासक ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण करवाया, जिसमें दी ग्रैंड टंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? बताइए, अभी आपने देखा है किसने बनवाया है? तो शेर शाह सूरी ने। सम्राट शेर शाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़क नेटवर्क का निर्माण किया, जिसमें ग्रैंड टंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण करवाया। और इस सड़क का विस्तार जो है अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर के अफगानिस्तान तक इसका विस्तार जो है पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए ये कोलकाता तक जाती है। कन्नौज की लड़ाई में जो है शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया? आपसे देखिए, एक ही सवाल कितनी बार रिपीट होकर पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। कन्नौज की जो लड़ाई है किसके किसके मध्य हुई थी? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी, लेकिन शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 1540 ईस्वी में पराजित किया था, और 1545 ईस्वी तक इसने जो है शासन भी किया था। ये सारा एक्सप्लेनेशन वही है जो अभी मैंने आपको बताया था। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में जो है मुगलों ने भी जारी किया है? बताइए, शेर शाह द्वारा जो शुरू किए गए चांदी के सिक्के थे उनको किसके रूप में मुगलों ने भी जारी किए हैं? तो किसके रूप में किए हैं? तो रुपया के रूप में। ठीक है, आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया जो था सर्वप्रथम किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से बन सकता है। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया जो था सर्वप्रथम शेर शाह ने चलाया था, और यह जो था 11.53 ग्राम का था, यानी कि 180 ग्रेन के चांदी के सिक्के को शेर शाह ने 1 रुपये की कीमत मानी थी। ठीक है, मुगलों ने भी चांदी के सिक्के को रुपये के रूप में जारी रखा, और शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 तक जो है शासन किया था। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, शाब्दिक अर्थ जो है इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का धर्म। दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, 2018 में बहुत ज़्यादा जो है सवाल मध्यकालीन भारत से पूछे गए थे, तो किसी भी समय जो है पैटर्न बिल्कुल बदल सकता है। तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की जो है शुरुआत की। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। दीन ए इलाही को किस नाम से भी जाना जाता है? तो तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। दीन ए इलाही का जो प्रधान होता था पुरोहित अबुल फजल था। दीन ए इलाही का प्रधान कौन था? तो अबुल फजल था। हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने जो है स्वीकार किया था। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का जो है समर्थक माना जाता है, समर्थन करता था। अकबर के शासनकाल में किस मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? अकबर के शासनकाल में जो है कौन मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था? बताइए, मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था अकबर के शासनकाल में? तो वो थे, ध्यान रखिएगा, चलिए तो राजा टोडरमल थे। कौन थे? तो राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल को मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्रालय का कार्यभार जो है सौंपा गया था। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी की प्रथा शुरू करी? सेना को मजबूत करने के लिए किसने जो है मनसबदारी की प्रथा को शुरू किया है? तो अकबर ने शुरू किया। आपको ध्यान रखना है, मनसबदारी की प्रथा जो है व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? तो अकबर के द्वारा शुरू की गई है। और कब की गई? तो 1571 में शुरू की गई है। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद अथवा श्रेणी। ठीक है, सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक शक्तिशाली और स्थायी सेना के अभाव में ना तो शांति स्थापित की जा सकती है और ना ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को जो है अपनाया था। आपसे सवाल ये भी बन सकता है, किसके द्वारा जो है जागीरदारी प्रथा को के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को जो है चलाया गया था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। इस व्यवस्था की उत्पत्ति जो है मंगोल विजेता व आक्रमणकारी चंगेज़ खां के काल में हुई थी। ये जो व्यवस्था थी मनसबदारी की किसके समय में विकसित हुई थी? तो मंगोल विजेता जो थे आक्रमणकारी चंगेज़ खां के काल में विकसित हुई थी। चलिए
अकबर जो है कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना? बताइए, अकबर जो है कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना? तो 13 वर्ष की उम्र में जो है अकबर पंजाब का शासक बन गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गुलाम वंश का तीसरा शासक था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है गुलाम वंश का तीसरा शासक था और इसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर शाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर जो है बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया और उसकी मृत्यु जो है 13 वर्ष 4 माह थी। और उसकी जो माफ़ कीजिएगा, मृत्यु बोल दिया हमने, यहाँ पर आयु थी। ठीक है, उस समय जो है उसकी आयु 13 वर्ष 4 माह थी जब बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया है। मुगल शासक अकबर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? मुगल शासक अकबर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? अभी आपने देखा है कहाँ पर हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में जो है किसकी मृत्यु हुई? जिसने आगरा का सिकंदरा में दफनाया गया, जिसे जो है आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। बताइए, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई थी और इसको जो है कहाँ पर दफनाया गया है? आगरा के सिकंदरा में जो है दफनाया गया है। किन राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी? बताइए, किन राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जो है जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी? तो किसको माना जाता है? बताइए। तो दोस्तों, अवध, बंगाल और हैदराबाद के राज्यों को, बी ऑप्शन जो है, अवध, बंगाल और हैदराबाद के राज्यों को अधिकृत राज्य या आधिकारिक राज्य के रूप में जो है जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर जो है विजय प्राप्त की गई थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की में जो है किसकी पत्नी थी? बताइए, रानी हमीदा बानो बेगम जो है किसकी पत्नी थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी। भारतीय इतिहास में के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी कौन? हमीदा बानो बेगम, 1527 से 1604 ईस्वी तक। वह तीसरे मुगल बादशाह अकबर की जो है माँ थी, अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, हमीदा बानो ने ही नई दिल्ली के दीन पनाह या पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है, किसने करवाया था? हमीदा बानो ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, वो कहाँ पर करवाया था? तो नई दिल्ली में करवाया था। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? बताइए, फिर से वही सवाल, तो सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है, वह हिंदाल के जो गुरु थे मीर अली अकबर की बेटी थी। मीर अली अकबर की बेटी थी। मुगल सम्राट जहांगीर जो है किसका पुत्र था? मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो वह अकबर का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी है जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने करी थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1526 में की गई थी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल सम्राट ने किसको जो है आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? किस मुगल शासक ने आलमगीर शीर्षक जो है अपना लिया था? तो किसने अपना लिया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, भारतीय इतिहास में औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, आलमगीर जो है किस शासक का दूसरा नाम है? तो औरंगजेब का। इसका जन्म जो है 1618 ईस्वी में दोहद उज्जैन में हुआ था। इसके पिता शाहजहां और माता मुमताज़ महल थी। शाहजहां पिता और माता मुमताज़ महल थी और इनका पुत्र जो था वो था कौन था? आलमगीर। ठीक है, मुगल काल का में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। इसे आलमगीर, जिंदा पीर आदि उपाधियां दी गई थी। जिंदा पीर की भी उपाधि किसकी है? तो आलमगीर की ही है। हमारा अगला सवाल, किस तिथि में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य जो है सत्ता में आ गए थे? बताइए, किसके शासनकाल के बाद? तो ध्यान रखिएगा, वो 1707 के बाद। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के
विभिन्न हिस्सों में जो मुगल प्रशासक के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य की जो सत्ताएं चल रही थी वो जो है अपने अपने रूप में आ गई, यानी कि अब उन्होंने जो है मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा वो नहीं माना, वो खुद से शासन करने लगे थे, जिसके कारण 18वीं सदी में इस साम्राज्य ने पर्शिया के नादिर शाह और अफगान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का आक्रमण देखा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल साबित हुए। इस समय बंगाल के मुर्शीद कुली खां, अवध के शहादत खां और हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, मुगल काल का जो मुख्य साहित्य है उसके बारे में ध्यान रखना है। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है की रचना तुर्की भाषा में करी थी। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार लिखा है, विस्तार से जो है विवरण दिया है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत में किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है तथा आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का विवरण भी मिलता है। यह आत्मकथा बाबर द्वारा पानीपत एवं खानवा युद्ध में जो है अपनाई गई तुगलकनामा युद्ध प्रणाली की जानकारी भी देती है। अगर आपसे पूछा जाए तुगलकनामा युद्ध प्रणाली की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, किसकी पुस्तक से मिलती है, तो बाबर की जो है बाबरनामा से मिलती है। ठीक है, बाबरनामा नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक क्या है, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, जो बाबरनामा पुस्तक है उसका मुख्य शीर्षक क्या है, तुजुक ए बाबरी। चलिए, अली कुली सलीम और अबू तालीम कालीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ये जो अली कुली सलीम और अबू तालीम कलीम ये किसके शासनकाल में जो है महत्वपूर्ण कवि थे, तो ये शाहजहां के शासनकाल में महत्वपूर्ण कवि थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई जो किताब है गीत गोविंदम के लेखक कौन है, क्योंकि साहित्य में सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कौन सी जो है पुस्तक या कृति किसकी है, बस इतना ध्यान रखना होता है। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई जो गीत गोविंदम है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयदेव। गीत गोविंदम और रति मंजरी किसकी है, जयदेव की है। तुलसीदास की है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। रामचरितमानस, दोहावली और गीतावली किसकी है, तुलसीदास की है। और कबीरदास की है बीजक, यानी कि इसमें साखी, शबद, रामायणी तीनों का जो है संकलन माना जाता है। मीराबाई की है गीत गोविंद टीका और राग गोविंद। गीत गोविंद टीका और राग गोविंद किसकी है, तो वह मीराबाई की, कंफ्यूज नहीं होना है कि जयदेव की है। ठीक है, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है, बताइए। मध्यकाल में जो भारत आने वाले यात्री थे उन्होंने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने जो राजाओं के दरबारी कवि थे उन्होंने राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है इतिवृत्त। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इतिवृत्त कहा जाता है। चलिए, अब मुगलकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला से संबंधित जो सवाल हैं उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जो है उसका निर्माण जो है ईस्वी 1632 में किया गया है और ईस्वी 1648 में जो है इसका अंत पूरा हो गया है, बताइए। किसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया और 1648 में पूरा हो गया, तो ताजमहल का निर्माण। ठीक है, ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1600 यहाँ पर 48 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 1653 में जो है अंत पूरा हुआ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अंतर्गत जो है ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य जो है निर्मित हुआ। भारत के कई सारे ग्रंथों में इसे 1632 से लेकर के 1653 माना गया है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल में जो इसे शामिल किया गया है उसमें उसने अपनी तिथि क्या अंकित करी है, 1631 से 1648 के बीच। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कब बनवाई गई थी, बताइए। जयपुर की जो विख्यात इमारत है हवा महल किसके द्वारा बनवाई गई थी, पहले यही ध्यान रखना है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। अच्छा, कब बनवाई गई थी, तो 1799 ईस्वी को बनवाई गई थी। ठीक है, और यह जो है ध्यान रखिएगा यह 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। हवा महल का डिज़ाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो लाल जय
लाल चंद उस्ताद के द्वारा बनाया गया था। हवा महल का डिज़ाइन जो है किसके द्वारा बनाया गया था? लाल चंद उस्ताद के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 950 से भी ज़्यादा झरोखे हैं और इस महल का निर्माण विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया गया था ताकि वह जाली के माध्यम से शाही जुलूसों के दृश्यों को जो है आनंद उठा सके। ठीक है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी रहा? फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर जो है 12 साल तक किसकी राजधानी रहा है? तो वह अकबर की राजधानी रहा है। अकबर ने गुजरात पर विजय 1572 से 73 में प्राप्त किया था और उसके बाद उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी थी। फतेहपुर सीकरी का अर्थ क्या होता है? विजय का शहर होता है या जीता हुआ शहर होता है। 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण पुनः राजधानी को जो है आगरा स्थानांतरित करना पड़ा। आपसे ये सवाल भी बन सकता है कई बार टिपिकल सवाल बनाने के लिए। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी जो पहले जो था फतेहपुर सीकरी, किसके कारण जो है दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा? तो पानी की कमी के कारण। ठीक है, कारण भी पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा टिपिकल करे जाएंगे तब ऐसा होगा। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद कहाँ की जो है सुंदर रचना है, कि सबसे सुंदर रचना है? बताइए, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद जो है किसकी सुंदर रचना है? तो कहाँ की है? लाल की। ठीक है। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद जो है मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। ठीक है। इसे रेड फोर्ट भी कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला जो है ये किससे बना है? इसे क्या कहा जाता है? मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद जो है लाल किले के अंदर जो ये स्थित हैं। ठीक है। मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर रचना मानी जाती है। सिख धर्म से जुड़े जो सवाल हैं उनको देख लेते हैं। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है? बताइए। गुरु पर्व जो है, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसके उपलक्ष्य में? तो गुरु नानक देव के। ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान के स्थित पाकिस्तान में जो एक स्थान है श्री ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की जो जयंती है गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में जो है मनाया जाता है। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक है। और इनकी जो जयंती है इसको गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है कहाँ पर अवस्थित है? स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब कहा जाता है कहाँ पर अवस्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में अवस्थित है। ठीक है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने इस गुरुद्वारे की नींव जो है लाहौर के हज़रत मियाँ मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत के हाथों दिसंबर 1588 में करवाया था। अच्छा, इसकी जो है स्वर्ण मंदिर की जो है जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब कहा जाता है, इसकी नींव किसके द्वारा रखवाई गई थी? तो एक हज़रत मियाँ मीर जो एक मुस्लिम संत थे उनके द्वारा 1588 में इसकी नींव रखवाई गई थी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना कब किया था? तो 15वीं शताब्दी में। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक जो थे गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में किया था। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया जिसे गुरु अंगद ने अस्थायी बना दिया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ किया। यहाँ से सवाल बन सकता है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ किया। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए। इन्हें औरंगजेब ने जो है इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु जो और अंतिम गुरु जो कौन थे? तो गुरु गोविंद से। ये भी सवाल बन सकता है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। या सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। चलिए, मध्यकालीन से अब जो कुछ विविध सवाल पूछे गए उनको खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कहाँ के चिनकिलिच खां के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बना जिसे निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता है? बताइए, किस जगह का जो शासन था चिनकिलिच खां के शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य बना जिसे निज़ामुल मुल्क कहा जाता है? तो कहाँ का है? तो ये हैदराबाद का। ठीक है।
3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया तो हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और निज़ामुल मुल्क को चिनकिलिस खां के नाम से भी जाना जाता है। निज़ामुल मुल्क को किसके नाम से जाना जाता है? तो चिनकिलिस खां के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दिया था। ठीक है, चलिए, गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में जो है काकतीय शासकों द्वारा करवाया गया था? गोलकुंडा किले का निर्माण जो है किस शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। गोलकुंडा जो है दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम में स्थित एक दुर्ग है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्व काल में यह कुतुब शाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे के लिए एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। ध्यान रखिएगा, गोलकुंडे को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया के कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले हैं, जैसे कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा कहाँ पर मिला है? तो गोलकुंडा की खान से मिला है। होप डायमंड, नसाग डायमंड या नूर उल एन, ये भी हीरे का एक नाम है जो कि यहीं से प्राप्त हुआ है। मध्ययुगीन काल में सरकी शासकों ने अटाला मस्जिद को बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था बताइए? मध्ययुगीन काल में सरकी शासकों ने अटाला मस्जिद को कहाँ पर बनवाया था? तो जौनपुर। जौनपुर की अटाला मस्जिद काफ़ी फेमस है। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह सरकी शासकों की राजधानी भी रहा है। अटाला मस्जिद जौनपुर में अवस्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने 1408 में बनवाया था। अच्छा, इस अटाला मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इब्राहिम शाह ने बनवाया था 1408 में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? जौनपुर शहर में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जिसमें मीनारे नहीं हैं। पहले यह मस्जिद जौनपुर के अटाला देवी मंदिर था, लेकिन बाद में इसे जो है मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को जो है संकलित किया है? बताइए। मध्यकालीन जो प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को जो है संकलित किया है? किस भाषा में किया है? तो किस भाषा में किया है? तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपने प्रसिद्ध साहित्य को कन्नड़ भाषा में जो है संकलित किया है। और गुरु बसव जो है 12वीं सदी के धार्मिक सुधारक, उपदेशक, धर्म मीमांसक या राजा बिज्जला प्रथम चालुक्य के जो है कोषागार के प्रबंधक थे। गुरु बसव पुराण के रचयिता भी हैं। आपसे ये सवाल बन सकता है, बसव पुराण के रचयिता कौन है? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, गुरु बसव हैं। ठीक है, बसव पुराण के रचयिता कौन है? तो गुरु बसव हैं। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने कहाँ पर जो है राज्य स्थापित किया? बताइए। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने कौन सा जो है राज्य स्थापित किया? कहाँ का राज्य स्थापित किया? तो दिल्ली का। अनंगपाल तोमर ने 736 में तोमर वंश की स्थापना करी थी। तोमर वंश की स्थापना किसने करी थी? तो अनंगपाल तोमर ने किया था। अनंगपाल राजपूत वंश से संबंधित थे। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका नाम से की थी। अच्छा, इन्होंने वर्तमान दिल्ली की जो स्थापना है किस नाम से करी थी? तो ढिल्लिका नाम से करी थी। इंपॉर्टेंट है थोड़ा। भारत में मध्यकाल में किस सदी से शुरू होता है और किस सदी को समाप्त होता है? बताइए। भारत में मध्यकाल जो है किस सदी से शुरू होता है और किस सदी से समाप्त होता है? तो ये 8वीं सदी से शुरू होता है और 18वीं सदी में समाप्त हो जाता है। इसे 2 भागों, प्रासंगिक, मध्यकालीन, युगीन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ये उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। पिंजौर गार्डन को दूसरा नाम कौन सा है? तो यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। कहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है? तो चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, यह है कहाँ पर? पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है? आप तो सिंपल से पूछ लिया जाएगा, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर यह अवस्थित है। ठीक है। अच्छा, पिंजौर गार्डन को जो है पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वास्तव में यह गार्डन वास्तुकला शिल्प का जो है अद्भुत नमूना माना जाता है। निर्माण पिंजौर गार्डन का किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। और इसे पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। बताइए। चश्मे शाही जो है कहाँ पर स्थित है? जो कि भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो ये कश्मीर में अवस्थित है। चश्मे शाही कहाँ पर है? तो कश्मीर में। चश्मे शाही
उद्यान कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित एक प्राचीन उद्यान है जिसे 1632 में अली मर्दन खान ने जो है बनवाया था, जो मुगल साम्राज्य शाहजहां का गवर्नर था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान था जिसकी लंबाई 108 मीटर और चौड़ाई जो है 38 मीटर थी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किस उद्यान को जो है रॉयल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है? तो चश्म-ए-शाही उद्यान को जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित है, उसे रॉयल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मध्यकालीन भारत का जो पूरा इतिहास है वो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को डिटेल के साथ कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये पसंद आया होगा। अगर हमारा प्रयास, हमारी मेहनत पसंद आए तो आप छोटा सा सपोर्ट ज़रूर दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपडेट की जाए आप उससे वंचित ना रहें, समय रहते आप चीज़ों को देख पाएँ। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह जो है आप मध्यकालीन भारत का जितना भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं पूरे डिटेल के साथ आपने कवर कर लिया है। अब यहाँ से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपसे वह नहीं छूटेगा। ऐसे ही कई सारे जो है सब्जेक्ट्स के जो मुख्य विषय हैं उनके वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तो बस आपका छोटा सा सपोर्ट ज़रूरी है। तो एक घंटे में देखिए पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म हो गया है। अब आपके अंदर ये डर नहीं रहेगा कि आपने जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं देखा है। आपने देख लिया है, कहीं से भी सवाल बनेगा तो आप जो है निश्चित तौर पर कर पाएंगे। और 2018 में RRB ग्रुप डी में देखिए जी भर के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।